आज मंडल जयंती है बनाई जा रही है दिल्ली में। मेरे साथ जो अध्यक्ष हैं मंडल कमीशन को लेकर, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, जो आरक्षण को लेकर बोला गया था कि 27% जो आरक्षण है उसको लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके विरुद्ध में जो आवाज़ें उठी उसको लेकर आज यहाँ पर जयंती बनाई जा रही है। मैं जानूंगी कि आज जयंती बनाई जा रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है। आप मुझे बताइए, आज जयंती है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आज जयंती बनाई जाए, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं। देखिए, आज का जो दिन हमने चुना है, मंडल साहब की जयंती है। सर्वप्रथम तो मैं उनको नमन करता हूँ। उनकी वजह से जो हमें शक्ति मिली है, जो पिछड़ा वर्ग को ताकत मिली है, उसकी वजह से आज बैकवर्ड जो समाज है, अदर बैकवर्ड कास्ट, उसकी स्थिति में सुधार हुआ है। और अभी इसकी मात्र 2 सिफारिशें लागू हुई हैं। और सही मायने में कहा जाए तो दोनों सिफारिशें भी अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई। आप देख ही रहे हैं कि नीट में कैसे हम लोगों को लड़ना पड़ा इनसे अपना अधिकार लेने के लिए। ये जो जयंती का आयोजन है, इस जयंती का आयोजन एक तो उनको नमन करने के लिए, उनका आभार प्रकट करने के लिए, और दूसरा जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समाज के, पसमानदा समाज के, उनको एक मंच पर ला करके जो हम पदयात्रा 16 अगस्त से लेकर चले हैं जयपुर और आज दिल्ली पहुँचे हैं 270 किलोमीटर की राष्ट्रीय साझा असहयोग आंदोलन, कास्ट सेंसस की मांग को लेकर के, इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के लिए, इस असहयोग मूवमेंट को घर घर तक जो बहुजन समाज है उसके पहुंचाने के लिए हमने इस जयंती के दिन को सिलेक्ट किया है। और तमाम जो सैकड़ों संगठन हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया है, और सभी की एक समिति बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, और पूरे देश में एक राष्ट्रीय मूवमेंट तब तक चलाया जाएगा जब तक सेंसस, कास्ट सेंसस नहीं हो जाता है। अगर जाति की जनगणना नहीं की जाएगी तो हम इसका पूरी तरह बहिष्कार करेंगे, जनगणना का। आपने जाति की जनगणना की बात की, विरोध इसका बहुत टाइम से हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से जयंती के उपलक्ष्य में आप राज्य टू राज्य घूम रहे हैं, इस तरह से चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। देखिए, और मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं। जब मैं निकला तो अकेला ही निकला। मैं नीट वाले मामले में भी अकेला ही निकला, साथी जुड़े मामले में मोमेंटम खड़ा हुआ, और अंततः हमारे बहुजन समाज की, हमारे संविधान की, हमारे मंडल कमीशन की जीत हुई। इस मामले में भी अकेला ही निकला, तो कुछ साथी जुड़े। उसके बाद जब हम लोग जिस रूट से, हमने उस रूट को किया है जिसे काऊ बेल्ट कहते हैं, जहां लोग रिजर्वेशन की बात पर, अम्बेडकर की बात पर, मंडल और पेरियार के विचार को लेकर जाने से डरते हैं कि मार दिए जाएंगे, हर क्षण डर लगा रहता है। हमने उस रूट को चुना, और वहाँ जब मैं गया तो मुझे कुछ उल्टा मिला, क्योंकि वहाँ लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। मैंने इस दरमियान 1 लाख लोगों को टच किया और 10,000 लोगों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाया, सभाएं की, 20,000 पंपलेट वितरित किए, हैंड टू हैंड दिए। तो उन लोगों के बीच जब हमने बात रखी तो वहाँ एक चीज़ निकल के आई कि उन लोगों को जानकारी नहीं है। जातिवार जनगणना के विषय में ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि अगर जातियों की गणना की जाएगी तो जातिवाद बढ़ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि जब बेटी की शादी करनी होती है तो दूल्हा तो जाति का चाहिए, वो सक्सेस कितना है ये बाद में पूछेंगे, उसकी जाति क्या है ये पहले पूछना है। तो जब दूल्हा आप जाति के आधार पर खोजते हो, मंदिर में प्रवेश करना होगा तो देखा जाएगा कि सवर्ण ही है तभी तो गर्भगृह जाएगा। अगर कोई ओबीसी हुआ, दलित हुआ तो उसको चढ़ने भी नहीं देंगे। थोड़ा दबंग ओबीसी रहेगा तो अंदर तक चला जाएगा, पर गर्भगृह नहीं जाने देते हैं। गर्भगृह में तो बामन ही जाएगा। सदियों से मंदिर का पुजारी भी बामन ही है, और जो व्यवसाय है उस पर कब्जा वैश्य का है, ज़मीनों पे कब्जा ठाकुर का है, यानी कि राजपूत का है। इन सब चीज़ों को आप देखिए। उसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपसे पहले क्या मांगा जाता है, जाति का प्रमाण पत्र। तो तमाम चीज़ों में जब जाति है, ये देश ही दरअसल जाति प्रधान देश है। जब ये देश ही जाति प्रधान देश है तो उसमें केवल एक ओबीसी और सवर्णों की जाति की गिनती कर लेने से जातिवाद कैसे बढ़ जाएगा। आप धर्म को गिनते हो, क्यों गिनते हो? क्योंकि आपको धार्मिक दंगे लगाने हैं, इसलिए गिनते हो ना आप धर्म को। आप जाति को नहीं गिनते हो। क्यों नहीं गिनते हो? क्योंकि अगर जातियों को गिनोगे तो ये पता चल जाएगा कि देश के 90% जो संसाधन हैं उन पर वो कौन लोग हैं जो कब्जा किए बैठे हैं, कौन लोग हैं 90% जो वंचित समाज है, इस देश का वास्तविक शासक है, उसको गुलाम बना करके उसके अधिकारों का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और उनकी हकमारी कर रहे हैं और करते रहना चाहते हैं। आपने कहा कि ओबीसी, कई कई खबरों में ऐसा पढ़ा जाता है कि ओबीसी अपने आप को बहुत दबंग समझता है। तो क्या ये जाति जनगणना में ये चीज़ मायने रखती है कि कुछ ओबीसी बहुत दबंग अपने आप को समझता है, कुछ उसी कैटेगरी में कि हाँ आरक्षण के तहत वो लोग आते हैं,
तो ये जो दबंग ओबीसी जो अपने आप को कहते हैं, तो क्या ये साथ में है या खिलाफ में है? देखिए, ये दबंग जो है, ये एक ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मणीकरण जो होता है, ब्राह्मणों का जो अस्त्र होता है, वो उन्होंने एक अपना अस्त्र जो है, वो उनके जो दबंग जो बने घूम रहे हैं ओबीसी, उनके माइंड में सेट कर दिया है कि आप जो हो क्षत्रिय हो। लेकिन इतना पढ़ा लिखा समाज होने के बाद भी अगर वही सोच रखेंगे तो आपको लगता है कि ये चीज़ें हो पाएंगी? बाबा साहब ने एक बात कही थी, आपको भी अच्छे से याद होगा, कि हमें हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो पढ़ा लिखा होना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि वो जागरूक है समाज के प्रति या नहीं है। उसके देखिए, जिस व्यक्ति के सीने में समाज का दर्द नहीं है, वो जाति का ओबीसी हो सकता है, लेकिन दिल से, तन से, मन से, धन से ओबीसी नहीं हो सकता। तो उसको हम ओबीसी उसके जाति के आधार पर मान सकते हैं, पर वो वास्तव में ओबीसी नहीं है। अभी भी उसके अंदर जो है मनुवाद, सामंतवाद जो है, एक अपना वो क्या बोलते हैं उसको, कुंडली मार के बैठा हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप? उसको निकालने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। तमाम दबंग, मैंने उसी क्षेत्र में ये कार्यक्रम किया है, जो लोग दबंग कहते हैं अपने आप को। मैं वही अहिरवाल का रूट लेके आया हूँ, मैं उसी हरियाणा से गुजर के आया हूँ, उसी राजस्थान का रूट लेके आया हूँ, जहाँ दबंग ओबीसी रहते हैं, जहाँ जाट रहते हैं, गुजर रहते हैं, अहीर रहते हैं। जब हमने उनसे बात की और जब उनको सच बताया, तो उन्होंने ये बात को स्वीकार किया कि निश्चित तौर पे हमें गुमराह किया गया है, और उन्होंने शपथ भी ली है कि हम आगे से अपने भाइयों के साथ गलत भी नहीं करेंगे। और दूसरी शपथ ये भी ली है कि अगर जातियों को नहीं गिना गया तो हम जनगणना का बहिष्कार करेंगे, जनगणना होने नहीं देंगे। नीट में आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अभी भी बहुत सारे लोग, मैंने साउथ का देखा, साउथ ने बहुत समर्थन दिया, लेकिन वहीं जहाँ दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वो लोग कहीं अभी भी कहीं ना कहीं उस विचारधारा में नहीं आए। तो ये क्या मतलब, हमें अभी भी साउथ के लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए या हम उसी मेंटिलिटी में अभी रहेंगे? पेरियार को ले आओ उत्तर भारत में, समस्या खत्म हो जाएगी। मैं तो एक ही बात कहूँगा। और रही बात नीट की, तो हमारे नौजवानों को, हमारे साथियों को पता ही नहीं है कि नीट वास्तव में है क्या। ठीक है, इन्होंने सिस्टम को इतना जटिल बना दिया है कि साधारण या कम पढ़ा लिखा या जो सिस्टम में नहीं है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा जटिल बनाया हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जटिलता को ख़त्म करना है तो पेरियार को ले आओ, मतलब ब्राह्मणवाद को ख़त्म कर दो। मतलब अभी अंबेडकर को दलितों का नेता बना दिया गया है, पेरियार को किसका नेता बनाएंगे? देखो, अम्बेडकर या पेरियार या मंडल, ये दलितों के नेता नहीं हैं। नहीं, हाँ, ये आपने कहा, लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि कुछ दशक से अंबेडकर को एक दलितों का नेता बना दिया गया है। हैं वो सब, आप उनको क्यों नहीं चुनोगे? संविधान निर्माता, हिंदू कोड बिल, बस देखो, उसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत हैं जिन्होंने ओबीसी के अधिकार के लिए पहले त्यागपत्र दिया था, जब वो कानून मंत्री थे। ठीक है, तो ये कहना जो लोग बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं कि ताकि ओबीसी बाबा साहब से अलग हो जाए। बाबा साहब से अलग होने का मतलब समझ रहे हैं, फिर से गुलाम आसानी से बनाया जा सके। तो ये षड्यंत्र है, हमारे लोगों को इसे समझना पड़ेगा। और इसी पे हमारी तमाम जो नौजवान साथी हैं काम कर रहे हैं। हम महापुरुषों के बीच में कभी कंपटीशन नहीं करते हैं। हमारे सारे महापुरुष जितने बहुजन समाज में पैदा हुए हैं, हमारे लिए संघर्ष किए हैं। हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है कि वो किस जाति से थे, मायने ये रखता है कि उन्होंने हमारे लिए किया क्या है। आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे रणनीति ये है कि आज हम लोग जो संगठन यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, उनके साथ में मिलकर के पहला टारगेट अभी हमारा जातिवार जनगणना है। इसको लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी, संयुक्त मोर्चा तैयार किया जाएगा, राष्ट्रीय साझा आंदोलन को अगले चरण में ले जाया जाएगा और पूरे देश में और हर व्यक्ति तक, हर बहुजन समाज के व्यक्ति तक, हर घर तक इस मैसेज को पहुंचाया जाएगा कि यदि जातियों की गणना नहीं तो जनगणना नहीं। और केवल यही नहीं, हम जनगणना का ही बहिष्कार नहीं करेंगे, हमारे नेताओं को भी समझ लेना चाहिए कि मुझे विद्रोही कहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल इसकी इशू की बात करूं, कुछ पार्टियां समर्थन में हैं और कुछ पार्टियां असमर्थ हैं, तो क्या इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो पार्टियां समर्थन में हैं उनका हम धन्यवाद देते हैं, जो समर्थन में नहीं हैं उनको समर्थन में आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मुझे विद्रोही कहते हैं, तो मैं केवल जनगणना का ही बहिष्कार नहीं करूंगा। हम सब संगठन मिलकर, जो चुनाव आने वाला है 22 का और फिर उसके बाद राजस्थान में चुनाव है, तो जितने भी इनके कैंडिडेट किसी भी पार्टी के आएंगे तो इनका घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम शुरू होगा। हम इनको गांव में नहीं घुसने देंगे, सीधे शब्दों में कह दें तो चुनाव का भी बहिष्कार शुरू होगा।
जैसे भी अभी मोदी जी मंत्रिमंडल हुआ, उसमें 27 जो थे वो ओबीसी SC ST आए, तो क्या उनका भी होगा, समर्थन होगा या उनका? आपने कभी कठपुतलियों का नाटक देखा है? उसकी डोर किसके हाथ में होती है? तो ये जो है ना, ये 27 कठपुतलियाँ हैं, इनकी डोर जो है RSS के हाथ में है। वो जैसे ऐसे ऐसे उंगली नचा के खींचते हैं ना, वैसे ये नाचती हैं। तो मतलब आपका पूरा समर्थन नहीं होगा, आप उनका बहिष्कार ही करेंगे अगर उनका वो आते हैं? बहिष्कार ओबीसी समाज ने ऑलरेडी कर रखा है। अगर बहिष्कार न किया होता तो नीट पे आंदोलन नहीं होता और नीट वापस नहीं देना पड़ता। बहिष्कार उनका न किया होता तो ओबीसी बिल ला के भ्रमित न करते हमें। ये समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि 27 मंत्री देने के बाद भी ओबीसी समाज मान नहीं रहा है। इनके षड्यंत्र को समझ चुका है। तो 27 क्या, ये 2700 भी मंत्री दे देंगे ना, तब भी अब समाज भ्रमित होने वाला नहीं है। लड़ाई बड़ी हो चुकी है। हमारे तमाम जो युवा देख रहे हो, हमसे भी कम उम्र में हैं, ये जाग चुके हैं और अपना हक और अधिकार छीनने के लिए बेताब हैं। मतलब अपना हक और अधिकार छीनना आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। हम हलक में हाथ डाल के खींच लेंगे। तो देखा किस तरह से जो बताया जा रहा है कि अपना हक और अधिकार हम छीनना जानते हैं। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूव नायक।